पूरी जो लड़ाई है ये सिर्फ जो है अधिकार हासिल करने की या आरक्षण भर की लड़ाई नहीं है। और मंडल कमीशन ने भी कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि मंडल कमीशन का मतलब आरक्षण है। अगर हम इसको सही से समझें, सही से पढ़ें, तो मंडल कमीशन ने कभी भी आरक्षण को नौकरियों में आरक्षण को समाज के उत्थान का प्रमुख केंद्र नहीं माना है। नौकरियों में आरक्षण की जो व्यवस्था भागीदारी की है उसमें मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है उसका तर्क बड़ा स्पष्ट है कि नौकरियां मुश्किल से 1.5% है, यानी 1.5% नौकरियों से 52% का भला नहीं होगा। लेकिन हम नौकरियों में भागीदारी इसलिए मान रहे हैं कि अगर किसी गांव का, किसी समाज का एक बच्चा एसपीडीएम बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, तो भला तो सिर्फ एक परिवार का होता है, लेकिन उसको देख करके उस समाज, उस क्षेत्र के अन्य लोगों का मनोबल बढ़ता है, वो कंपटीशन करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हमें नौकरियों में भागीदारी या विशेषाधिकार की सुविधा इसलिए चाहिए ताकि हमारे कुछ लोग वहां पर पहुंचे और उनको देख करके हमारे बाकी लोग भी प्रयास करें कि हम भी वहां पहुंचे। इसलिए मंडल कमीशन ने नौकरियों में सिर्फ एक ही सिफारिश की आरक्षण, यानी कि मंडल कमीशन नौकरियों के आधार पर समाज का आधार नहीं मानता, ये समझना होगा। और इन लोगों ने पूरे मंडल कमीशन की जो इतना बड़ा बेबुनियाद दस्तावेज है उसको दबाने के लिए पूरी बहस को नौकरियों के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। जब भी बात मंडल कमीशन की होती है, जब भी बात मंडल कमीशन की जाती है, तो सिर्फ एक ही बात होती है, नौकरियों में आरक्षण। मंडल कमीशन की बात के समय आखिर शिक्षा में सुधार की बात क्यों नहीं होती? तो साहब ने भी कहा, मंडल कमीशन में बात के समय आखिर भूमि शीलिंग कानून की बात क्यों नहीं होती? जब मंडल कमीशन का जिक्र होता है तो वित्तीय उत्थान की बात क्यों नहीं होती? आखिर क्यों इन सब बातों को दरकिनार करके पूरी बहस को नौकरियों पर सेंट्रलाइज कर दिया जाता है? ये समझने का सवाल है। जब मंडल कमीशन की बात होती है तो क्यों नहीं ये बात होती है कि मल्लाहों का, निशानों का, गद्दियों का, बकरवाल गुर्जरों का परिसीमन करके क्षेत्र रिजर्व किया जाए? ये मंडल कमीशन की सिफारिश है कि नहीं है? क्यों उस पर चर्चा नहीं होती है कि उनको विशेषाधिकार दिया जाए राजनीतिक क्षेत्र में? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नहीं। जब मंडल कमीशन की चर्चा की जाती है, बहस की जाती है, तो उसको नौकरियों पर सेंट्रलाइज कर दिया जाता है, पूरी रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया जाता है। न तो वित्तीय उत्थान की बात होती है, न एजुकेशन रिफॉर्म की बात होती है, न लैंड रिफॉर्म की बात होती है, न पॉलिटिकली रिफॉर्म की बात होती है, न फाइनेंशियल रिफॉर्म की बात होती है, किसी की बात नहीं होती। तो इस चाल को हमें समझने की जरूरत है। और हमारी जो जिम्मेदारी है ये है कि हम जो बहस नौकरियों पर हो रही है उसको नौकरियों से बढ़ा करके जो मूल रिपोर्ट का पूरा सारांश है कि आखिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्या चाहती है, बदलाव कैसे होगा समाज में, उसका केंद्र बिंदु मंडल कमीशन ने किस चीज को माना है, हम उस पर जब लेकर के जाएंगे तब जाकर के हमें लगता है कि हम एक वास्तविक चर्चा शुरू करके एक सही लड़ाई खड़ी कर पाएंगे। अगर हम एजुकेशन की, छात्रावास की, जो आपने बताया मंडल कमीशन की सिफारिश है, छात्रावास में आवंटन की बात करें तो आपको पता होगा कि बीएचयू के अंदर 4700 कमरे ओबीसी स्पेशल ग्रांट से फंड लेकर के निर्मित किए गए और उन 4700 कमरों के लिए 100 कुछ करोड़ रुपया ओबीसी स्पेशल फंड से लिया गया, पर आज तक उन कमरों में हमारे बच्चों को रहने के लिए आवंटन नहीं दिया गया। कौन रह रहा है उनमें? हमारा सवाल होना चाहिए कि उन 4700 कमरों में रह कौन रहा है अगर हमारे बच्चे नहीं रहे? अगर हम 4700 कमरों की बात करें बीएचयू बनारस जैसे शहर में, जहां अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर हम रेंट पर मकान लेते हैं तो मैं समझता हूं कि 2 से 3 हजार से नीचे कमरा नहीं मिलता है। और जब आप छात्रावास में रहते हैं तो कैंटीन की व्यवस्था वहां होती है,
ताकि आप खाने की भी सुविधा कर सकें और साथ में आपको जो है कोचिंग की भी व्यवस्था वहाँ पर मिलती है। लेकिन हमें वहाँ छात्रावास आवंटित ना होने की वजह से रेंट पे करना पड़ता है, बाहर से कोचिंग लेनी पड़ती है, बाहर से खाना खाना पड़ता है। यानी कि एक छात्र को पढ़ाने के लिए हमें 8 से 10,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। अगर वो कमरे हमारे छात्रों को आवंटित कर दिए गए होते तो हमारा 8 से 10,000 रुपया एक बच्चे पर बचता। अब 4700 कमरों की अगर हम बात करें तो मिनिमम कम से कम जो है 10,000 बच्चे हमारे एक कमरे में 2 बच्चे तो रहते ही। 10,000 बच्चे साल में पढ़ सकते हैं बीचू के अंदर रहकर निःशुल्क। अगर हम 10,000 बच्चों का केवल रेंट की बात कर लें तो महीने पर 2,000 एवरेज आप रेंट लगा लो तो 10,000 बच्चों का महीने का रेंट कितना हुआ जाकर के आप लगा लीजिए। इस तरीके से तकरीबन अगर हम बात करें तो साल पर 20 से 22 करोड़ रुपया हमारा एक्स्ट्रा खर्च करवाया जाता है जानबूझ करके, ताकि हम उस भार को वहन न कर पाए और अपने बच्चों को पढ़ाना पाए। ये हमारी चर्चा के विषय होने चाहिए, इस पर हमें सवाल खड़े करने चाहिए। ये तमाम सारी चीजें हैं, बहुत लंबी चर्चा हुई और लगभग सारी बातें यहाँ पर हो चुकी हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जिसको कुछ बताने की आवश्यकता हो। सब शिक्षित पढ़े लिखे और संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो अंत में मैं मंडल यात्रा जो हमारी है इसको लेकर के आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, हमारी तीसरी यात्रा है। इससे पहले भी हमने पैदल यात्राएं की, बिहार में भी की, राजस्थान में भी की, हरियाणा में भी। और ये हमारी तीसरी यात्रा जो 25 अगस्त 2022 को मंडल साहब के जयंती के अवसर पर मोरहो मधेपुरा उनके घर से उनकी समाधि से हमने इसकी शुरुआत की 2022 में। और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद में 26 मई को श्रद्धेय नेताजी के समाधि स्थल सफाई से उत्तर प्रदेश का ये कार्यक्रम शुरू किया है। ये हमारा अंतिम चरण है जिसमें 70 दिन का प्रोग्राम लगातार चलेगी। यात्रा 70 दिन में 5 दिन हुए, 65 दिन और चलना है हम लोगों को। 2 जनवरी को हम लोग बाराबंकी पहुंच जाएंगे। बाराबंकी के बाद जो जिलों का कार्यक्रम ये चल रहा है ये बंद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 1.5 महीने 45 दिन लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद जो रोड है लखनऊ, इसके इर्द गिर्द 30 से 35 किलोमीटर के एरिया में जो ग्रामीण इलाके हैं, गांव हैं, उनमें हम 1.5 महीने कार्यक्रम करेंगे। जिसका हमारा मकसद इस यात्रा का जो मुख्य है 17 फरवरी से अयोध्या, फैजाबाद, रूट लखनऊ पे हम लोग स्थायी अनिश्चितकालीन आंदोलन धरने की शुरुआत करेंगे और उसी को लेकर के 45 दिन का कार्यक्रम हम लोकल में चलाएंगे, क्योंकि लोकल का सपोर्ट, लोकल के लोगों का साथ बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये चीज़ हमने किसान आंदोलन में सीखी है, समझी है। इसलिए हम ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते जो किसान आंदोलन में पहले हमसे हुई फिर बाद में हमें सुधारना पड़ा। तो हम उन गलतियों को कोशिश कर रहे हैं कि ना हो। और लोकल के जो हमारे लोग हैं, चूँकि अयोध्या, फैजाबाद जो क्षेत्र है बैकवर्ड माहौल है, वो भी सीखे ही लोग हैं ज़्यादातर वहाँ, तो इसलिए हम 1.5 महीने वहाँ कार्यक्रम करेंगे। और आप सभी का हम सुना आभार व्यक्त करते हैं, आपने समय दिया, सुना, मनोबल बढ़ाया। और आप सभी से ये अपील भी करते हैं कि आप सभी प्रयास करें कि 17 फरवरी से जो आंदोलन शुरू होगा उसमें आजमगढ़ से, क्योंकि आजमगढ़ जो है क्रांतिकारियों की धरती है, संघर्ष की धरती है और यहाँ से बहुत नाम निकले। तो और वर्तमान में जो विवाद हुई लक्ष्मण जी की, तो अभी दोपहर में ही हमारी लक्ष्मण भाई से बातचीत हुई है। हम समझे कि वो यहाँ होंगे क्योंकि आए होंगे, तो अभी दिल्ली में हैं, हम लोग बैठेंगे जब यात्रा थोड़ा सा समय मिलेगा 1-2 महीने में। हम सब लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्तर से लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन सब लोग एक दूसरे के साथ हैं और हम सबको एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। नहीं तो वो कहानी एक हमारे ताऊ जी सुनाते थे जब छोटे थे कि एक गन्ने का खेत था किसी ब्राह्मण का, तो 4 दोस्त थे, तो टहलने गए, तो मन किया कि गन्ना खा लेते हैं, तो गन्ना तोड़ लिया और खाने लगे। तो उसने क्या किया, वो आया, उसने देख लिया, तो एक था कहाँ
एक था नाई, एक था यादव और एक था वाल्मीकि। तो उसने पहले वाल्मीकि को पकड़ा, उसको पीटा, बाकी से कहा कि अरे तुम तो तीनों अपने हो, तुम तो हमारे यहाँ शादी ब्याह में आते हो, मतलब जो है निमंत्रण देते हो। नाई से कहा, ऐसे कहा तुम्हारे यहाँ से तुम्हारा दूधी आता है, तुम तुम्हारे मुंबई हो, है ना। कहाँ से कहा कि तुम तुम्हारा पानी भरते हो, हमारे अपने हो। ये साला छूट कैसे जो है छू लिया। जब उसको मारा, मार के उसको भगा दिया, फिर नंबर आया कहाँ का, उसको पकड़े, उसको भी इसी तरीके से मारा, दो को भ्रम में रख करके। फिर नाई को पकड़ा, उसको भी इसी तरीके से मारा। बाद में चौधरी साहब पे लाठी बरसाई अच्छी तरीके से। तो चारों को बारी बारी करके अच्छे से तोड़ा, है ना। तो अगर हम अलग अलग रहेंगे तो इसी तरीके से ये लोग करते रहेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम सब लोग जहाँ भी हैं, जिस क्षमता में हैं, कोई भी संघर्ष कर रहे हैं, करते रहें, जारी रखें। लेकिन जब आवश्यकता हो तब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक साथ खड़े हो जाए। ये साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय शमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है। हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय शमदान।